नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ से है प्रश्न संख्या 1। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS से का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। तो यहाँ पे पत्र और SMS की तुलना की गई है कि पत्र और SMS के बीच में कौन सा ज़्यादा संतोष देता है, किसके द्वारा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें। तो वो पत्रों के द्वारा मिलती है, क्योंकि जो SMS होते हैं फ़ोन में, उन्हें हमें थोड़े समय के लिए तो संभाल कर रख सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्रों को जितने मर्जी लंबे समय तक आप संभाल कर रख सकते हैं। तो संतोष पत्रों से मिलता है। प्रश्न संख्या 2। पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो जो उपरोक्त शब्द दिए गए हैं, इनकी भाषा बतानी है कि ये जो शब्द का उच्चारण है वो किस भाषा में होता है, या जो पत्र है हमारा उसे किन किन भाषा में ये नाम दिए गए हैं, किस भाषा में खत कहा जाता है और किस भाषा में कागद। तो आइए, उत्तर है, खत जो शब्द है पत्र को ही बोलते हैं, तो ये उर्दू भाषा का शब्द है। कागद कन्नड़ भाषा का शब्द है। उत्तरम तेलुगु भाषा का शब्द है। जाबू ये भी तेलुगु भाषा का शब्द है। लेख ये भी तेलुगु भाषा का ही शब्द है। कड़िद ये तमिल भाषा में बोला जाता है। पाती ये हिंदी का शब्द है। चिट्ठी भी हिंदी भाषा का शब्द है। और पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो सारे नाम है, खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी, पत्र, ये एक ही हैं, पर्यायवाची शब्द ही हैं, एक दूसरे के मतलब सिनोनियम ही हैं। तो इनकी भाषा बतानी है कि चिट्ठी को, पत्र को अलग अलग भाषा में किस किस नाम से बोला जाता है। तो इधर शब्द हैं, दूसरी तरफ भाषा दी गई है। प्रश्न संख्या 3। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं कि पत्र लेखन की कला, जो पत्र लेखन है वो कला को विकसित करना है या ज़्यादा दूर तक फैलाना है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। एक तो स्कूलों में बच्चों को पत्र लेखन पढ़ाया जाता है, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप सबने पत्र लिखे होंगे परीक्षा में या स्कूल में, देखते ही हो आप। इसके अतिरिक्त ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर, संसार इंटरनेशनल लेवल तक भी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये पत्र लेखन की जो कला है उसे विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 16 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके बीच में पत्र लेखन के मुकाबले प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। तो ये कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 4। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन
SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर है, पत्र लिखित रूप में होते हैं। पत्रों को लोग सहेज कर रखते हैं, परंतु SMS को जल्द ही भुला दिया जाता है। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। तो यहाँ पे पत्र और SMS की फिर से तुलना की है कि ये से पत्र धरोहर हो सकते हैं, अर्थात इनको संभाल कर रखा जा सकता है, किसी के पूंजी हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं होते? इसका कारण भी वही है कि SMS को फ़ोन में कुछ समय तक के लिए संभाल कर रख सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें डिलीट कर देते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं या उनका वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पत्र हैं उन्हें हम जितने मर्जी लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। उनके द्वारा ही हमें किसी देश के बारे में, उस समय के बारे में, उस समाज में रहने वाले लोगों के बारे में जानने को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कई सारे पुराने पत्र हैं जो अभी तक संभाल के रखे गए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता होगा कितने पुराने लेख, शिलालेखों पर भी ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी किताबें मिली हैं जिन पर उस समय के, उस काल के बारे में बताया गया है। तो इसलिए जो पत्र हैं वो किसी की धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS नहीं हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो उत्तर है, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल, ये समय तो ज़रूर बचाते हैं कि जब हमारा कामकाज होता है उसमें बहुत ही मदद करते हैं, शीघ्र से ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन जो चिट्ठियां हैं उनके द्वारा लिखा गया संदेश ऐसे लगता था जैसे सामने वाले की आत्मा बोल रही है। इसलिए जो चिट्ठियां हैं उनका अपना महत्व है और जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसका अपना महत्व है। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ कामकाज तक ही सीमित है, लेकिन मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज भी पत्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो उत्तर है, सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पत्र पर सिर्फ एक सादा लिफाफा हो, उस पर एड्रेस लिख दे, पता लिख दे कहाँ जानी है और उसे भेज दे, तो उसमें क्या कठिनाई आएगी? तो वो एक पत्र जब डाकखाने जाएगा तो वहाँ पे जो टिकट लगती है वो नहीं लगाई उसने, तो जिस एड्रेस पे उन्होंने एड्रेस लिखा है, जो पता लिखा है उस पत्र पे, वो जहाँ पर जाएगा, जिस व्यक्ति के पास पहुँचना है, उस टिकट के जितने भी पैसे लगते हैं उस व्यक्ति को, जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है, उसको देने पड़ेंगे। अगर वो उस टिकट के पैसे दे देता है जुर्माने के रूप में तो उसे पत्र दे दिया जाता है, नहीं तो पत्र वापस आ जाता है और जिसने भेजा है उसके घर पहुंचा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? एक 6 अंक वाला पिन कोड लिखा जाता है गिनती में, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसका क्या महत्व है? वो भी एक एड्रेस होता है। तो कैसे होता है वो देखिए कि उत्तर है, पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का होता है, हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 राज्य के लिए, 2 उपक्षेत्र के लिए, 3 संबंधित डाकघर के लिए। पहला अंक राज्य, 2, 3 अंक उपक्षेत्र,
4, 5, 6 अंक डाकघर का होता है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि ये पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, इसीलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। तो यहाँ पे एक जो चिट्ठी या जो पत्र हम भेजते हैं उस पर पिन कोड लिखना होता है जो 6 अंकों का होता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही लिख दिया है हमने, तो जो पहला अक्षर है वो किस राज्य का है, जैसे हमारे राज्य हैं अलग अलग, उनको संबोधित करते हैं। पहला जो नंबर होगा वो किसी राज्य का होगा, भाई किस राज्य का ये पत्र है। दूसरा जो नंबर होगा उस राज्य के भीतर कौन सा उपक्षेत्र है, अर्थात जैसे राज्य के बीच में जो ज़िले आ जाते हैं तो उन ज़िलों में, ठीक है, संबंधित गांव या सिटी कौन सा स्थान है, उपक्षेत्र है, वहाँ का नंबर है, उसके बारे में बताता है। जो तीसरा होता है उस क्षेत्र में कौन से डाकघर में, मान लीजिए एक जगह पर 2-3 डाकघर होंगे तो किस डाकघर का है उस डाकघर को संबोधित करता है तीसरा नंबर। और चौथा, पांचवा, छठा नंबर उस डाकघर का होता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के जैसे मान लीजिए कोई गांव हो पत्तियों में बांटा हो या उन्हें 4 भाग में बांट दिया जाता है, तो उन किस मोहल्ले के बारे में, किस के बारे में उस वो डाकघर को पता होता है। तो उस अनुसार ये पत्र पर एक व्यक्ति का नाम लिखना होता है और एक पिन कोड लिखना होता है जिसके जरिए किसी भी शहर में एक पत्र दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। तो ये जो पिन कोड है ये भी अपने आप में एक एड्रेस, पता ही होता है। प्रश्न संख्या 3, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो उत्तर है, महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वह ज़्यादातर देश भ्रमण पर थे, इसीलिए पत्र लिखने वाला इंडिया लिखकर पत्र भेजता था। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं ये देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। तो महात्मा गांधी बहुत ही लोकप्रिय थे क्योंकि उनको सभी जानते थे। जब भी उनको कोई पत्र भेजता था तो उन पर लिख देता था महात्मा गांधी इंडिया। तो जहाँ पर महात्मा गांधी रहा करते थे, जैसे वो विदेशों में घूमते थे, तो जहाँ भी वो लोगों को सबको खबर होती थी कि महात्मा गांधी कहाँ गए हैं। तो जिस और भी पत्र लिखा होता है तो वो महात्मा गांधी तक पहुँच ही जाता था। भाषा की बात करें। प्रश्न संख्या 1, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्त पत्र, समाचार पत्र। आदि पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। उत्तर है, साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र। साहित्यिक पत्र में कोई भी कहानियाँ, लेख और कोई भी कुछ भी छोटी मोटी कहानियाँ, सब के बारे में जानकारी लिखी जाती है, उसे साहित्यिक पत्र कहते हैं। मासिक पत्र जो 1 महीने की रिपोर्ट जो होती है, 1 महीने के बारे में क्या क्या हुआ है उसके बारे में जो लिखा होता है उसे मासिक पत्र कहते हैं। 6 मासिक पत्र, 6 महीने में जो बातें होती हैं वो सभी पत्र में लिखी जाती हैं और 6 महीने बाद ये पत्र लिखा जाता है। वार्षिक पत्र, ये 1 साल में जो बातें होती हैं उसके बारे में लिखा जाता है। दैनिक पत्र, 1 दिन का जो भी बातें होंगी, विशेष होगा कोई, तो उसे दैनिक पत्र कहते हैं, 1 दिन में। तो इसके अतिरिक्त साप्ताहिक पत्र, जिसमें 1 सप्ताह के बारे में, पूरे सप्ताह की जानकारी लिखी जाती है, उसमें साप्ताहिक पत्र कहते हैं, 1 हफ्ते की। प्रेम पत्र, किसी को प्रेम, अपना प्रेमी या प्रेमिका को पत्र भेजता है तो उसे प्रेम पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र, जो सरकार द्वारा भेजा जाता है किसी को पत्र, तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र, जो भी बच्चे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, मुखिया को, प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। त्याग पत्र, किसी ने इस्तीफ़ा देना हो नौकरी से या किसी काम से तो उसे त्याग पत्र कहते हैं। नियुक्ति पत्र, किसी ने नई जॉब लेनी हो तो उसे नई नौकरी मिलने के लिए पहले पत्र दिया जाता है, उसे नियुक्ति पत्र कहा जाता है। मान पत्र, आपका कोई भी, वैसे तो यहाँ पे मान पत्र एक मानचित्र का पत्र भी हो सकता है, लेकिन मान यहाँ पे है
जो भी आप की मानहानि होती है, अर्थात आपका कोई अपमान करता है तो आपको एक पत्र लिखना होता है, तो उसे मानपत्र कहते हैं। बधाई पत्र, अगर आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, हाँ ठीक है, तो उसके बारे में किसी को पत्र भेजते हैं तो बधाई देते हैं, तो उसे बधाई पत्र कहते हैं। संधि पत्र, अगर दो गुटों में लड़ाई हो गई हो तो उनको संधि करनी है, समझौता करने के लिए एक पत्र लिखना पड़ता है, उसे संधि पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो या किसी और स्थान पर, तो किसी को बुलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे निमंत्रण पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। प्रत्यय होता है पिछेत्र, तो जिस शब्द के पीछे इक आता हो वो शब्द लिखने हैं हमने। उत्तर है व्यावसायिक, साहित्यिक, संस्कृत, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, माध्यमिक, परिश्रमिक। तो इन शब्दों के पीछे जो पिछेत्र है, प्रत्यय है, इक शब्द का है प्रयोग हुआ है। तो जो अगेतर होता है आगे वाला उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो पिछेत्र होता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय शब्द जुड़कर शब्द बने हैं। प्रश्न संख्या 3, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र शब्द जो बना है रवि और इंद्र को जोड़कर बना है। इस संधि में ई मिलकर ई हुई हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। हर्षव या दीर्घ अ, ई, उ के बाद हर्षव या दीर्घ आ, ई, उ, आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमांश दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह और आलय मिलकर संग्रहालय बनते हैं। जैसे महा और आत्मा मिलकर महात्मा शब्द बनता है। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका या शिक्षक को दिखाइए। उत्तर है विद्या प्लस आलय। विद्या और आलय को अगर जोड़ देते हैं तो विद्यालय शब्द बनता है। इसी प्रकार संग्रह और आलय को जोड़ दें तो संग्रहालय शब्द बनता है। हिम और आलय शब्द को जोड़ा जाए तो हिमालय शब्द बनता है। भोजन और आलय शब्द को जोड़ा जाए तो भोजनालय बनता है। रवि और इंद्र शब्द को जोड़ा जाए तो रविंद्र बनता है। और अनु और मति शब्द को जोड़ा जाए तो अनुमति शब्द बनता है। गुरु और उपदेश को शब्द को जोड़ा जाए तो गुरुपदेश बनता है। सदा और ए शब्द को जोड़ा जाए तो सदैव शब्द बनता है। सूर्य प्लस उदय दोनों को जोड़ दिया जाए तो सूर्योदय शब्द बनता है। सु और इच्छा शब्द को जोड़ा जाए तो स्वेच्छा बनता है। विद्यालय होता है स्कूल, पाठशाला। संग्रहालय होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को संग्रह इकट्ठा कर कर रख दिया जाता है संभाल कर। हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। हिमालय हिमकालय अर्थात बर्फ़। भोजनालय जहाँ पे भोजन बनता है वो वाला कमरा। आलय मतलब होता है भवन। रविंद्र 2 शब्दों से जैसे बना है रवि और इंद्र। अनुमति होता है स्वीकृति देना। गुरुपदेश गुरु द्वारा दिया गया उपदेश। सदैव होता है हमेशा। सूर्य उदय होता है सूरज का उदय होना। सुबह सुबह पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है। स्वेच्छा मतलब अपने आप की इच्छा, स्व इच्छा।